Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is bone marrow smear and staining. हम देखेंगे bone marrow smear कैसे बनाते हैं और staining. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था bone marrow aspiration, यानी bone marrow को aspirate कैसे करते हैं यानी निकालते कैसे हैं, ठीक है, बॉडी में से. अब मैं आपको बताऊंगा निकालने के बाद उसका smear कैसे बनाते हैं और उसकी staining कैसे करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. बोन मैरो स्मीयर एंड स्टेनिंग. सबसे पहले हम देखेंगे बोन मैरो का स्मीयर कैसे बनाते हैं. एस्पिरेशन तो मैंने बता चुका हूं आपको उसके पहले वाली वीडियो में कि एस्पिरेशन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं. अब हम देखेंगे उसका स्मीयर प्रिपरेशन कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ बोन मैरो एस्पिरेट ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड. प्लेस करो, एक ड्रॉप डालो, जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, ये रही स्लाइड, ठीक है, ये है स्लाइड. इसमें एक ड्रॉप डालो किसका, बोन मैरो एस्पिरेट का, जो आपने बोन मैरो एस्पिरेट निकाला है. प्लेस अ ड्रॉप ऑफ बोन मैरो एस्पिरेट ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, यानी वो स्लाइड जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक के लिए जो स्लाइड यूज होती है ना, वो वाली स्लाइड में हमको क्या डालना है, बोन मैरो एस्पिरेट डालना है. इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एस्पिरेट रिमूव बिफोर स्मीयर प्रिपरेशन. अगर ब्लड प्रेजेंट है यानी बोन मैरो है और इधर कहीं ब्लड भी प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करो, या तो नेडल के द्वारा या किसी चीज के द्वारा. इसको हमको क्या करना है, ब्लड को रिमूव करना है. ब्लड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, स्लाइड बनाते समय सिर्फ बोन मैरो ही का फ्लूइड ही रहना चाहिए, ठीक है. तो इस तरीके से हमने करा. अब इसको क्या करेंगे, इसकी स्लाइड बनाएंगे. स्लाइड बनाने की अब सबकी अलग अलग टेक्निक है, मेथड रहती है. कोई स्लाइड से स्लाइड कोई खिसका के बनाता है, कोई स्लाइड के ऊपर स्लाइड ऐसे खिसक के बनाता है. किस तरीके से, वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपकी लेबोरेटरी में बनाया जाता है स्लाइड, ठीक है. तो स्लाइड बनाया. स्लाइड बनाने के बाद क्या करेंगे, जैसे स्लाइड बन गई, स्लाइड बनने के बाद कैसे दिखेगी स्लाइड, जैसे ये स्लाइड बन गई, ठीक है, ये है स्लाइड, ये स्लाइड जैसे यहाँ से बनाया आपने, तो ये बना, ये टंग शेप बनाते हैं वैसे तो, है ना. ये बन गई आपकी स्लाइड, ठीक है, ये बन गया स्लाइड टंग शेप में, ठीक है. ये बन गई स्लाइड, ठीक है, ये बन गई स्लाइड. अब इसको क्या करोगे, आप इसको ड्राई करना है. ड्राई एट रूम टेम्परेचर, यानी स्लाइड तो गीली है, वेट है, अभी उसको हमको सुखाना है रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर पे यानी जो सामान्य रूम टेम्परेचर है, हमको इसको इंक्यूबेटर में नहीं रखना है, गर्म नहीं करना है, ना ही फ्रिज में रखना है उसको ठंडा करने के लिए. हमको जो रूम टेम्परेचर है उसी पे इसको ड्राई करना है, यानी सूखने देना है, ठीक है. ना ही धूप में रखना है कि धूप लग जाएगी तो सूख जाएगा, ऐसा कभी मत करना है, ठीक है. रूम के अंदर हमको क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे कंटेमिनेशन का खतरा ना हो, जहाँ पे यानी कि इन्फेक्शन का खतरा ना हो, धूल और डर्ट ना हो, उस जगह पे हमको इसको रखना है, क्लीन रखना है और उसको ड्राई होने देना है, ठीक है. अब ड्राई होगी स्लाइड. फिक्स विथ मिथेनॉल. मिथेनॉल आता है, मिथेनॉल या अल्कोहल. कपलिन जार रहता है ना, कपलिन जार, कपलिन जार में हम उसको डिप करके दो से तीन डिप करके हम उसको निकाल लेना है. उससे क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, यानी स्लाइड जो उसका कंपोजिशन है. फिक्स क्यों करते हैं, अगर फिक्स नहीं पता क्यों करते हैं तो मेरा फिक्सेशन वाला वीडियो देखो, फिर इसको देखना, ठीक है. फिक्स क्यों करते हैं, फिक्स इसलिए करते हैं ताकि जो उसका कंपोजिशन है, सेलुलर कंपोनेंट्स है, वो मतलब वो ना हो, उस खराब ना हो, उसकी मॉर्फोलॉजी खराब ना हो, उसी स्थिति में सेल का जो स्ट्रक्चर है वैसा ही का वैसा रहा है, इसलिए हम उसको फिक्स करते हैं, ठीक है. फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, स्टेन बाय यूजिंग जिम्सा, लिशमन और राइट स्टेनिंग मेथड. स्टेन करना है कौन सी मेथड से, या तो जिम्सा से कर सकते हो, या तो लिशमन से कर सकते हो, या राइट स्टेनिंग से भी कर सकते हैं. ये तीन है, जिम्सा, लिशमन और राइट स्टेनिंग. ये तीन स्टेनिंग मेथड है. ये तीनों अलग अलग स्टेनिंग मेथड है, ठीक है. अगर आपके पास जो अवेलेबल है आपकी लेबोरेटरी में, आपको जो लेबोरेटरी प्रोवाइड करवाता है, या तो अगर आपकी खुद की लेबोरेटरी है तो अगर आप तीनों में से कोई भी केमिकल कंपोजिशन मंगवा के इन तीनों से स्टेनिंग कर सकते हो. तीनों से साथ में एक ही स्लाइड में तीनों की एक बार इससे कर दी, एक बार इससे कर दी, नहीं, पर्टिकुलर टाइम में या तो जिम्सा स्टेनिंग करो, या तो लिशमन करो, या तो राइट स्टेनिंग करो, ठीक है. या तो उसकी जिम्सा स्टेनिंग करके अलग कर दो, या तो लिशमन कर दो, या राइट स्टेनिंग कर दो, ठीक है. ये स्टेनिंग करके उसको अलग कर दो, ठीक है. तो ये स्टेनिंग हम इसमें करते हैं क्या करने के लिए, इसकी मॉर्फोलॉजी और इसमें क्या चीज़ें नॉर्मेलिटीज फाइंड करने के लिए, मैलिग्नेंसी तो है तो नहीं, या तो बेसिलाई, अगर हम इसमें वो भी करते हैं कौन सी, AFB एसिड फास्ट बेसिलाई. ZN स्टेनिंग होती है ना, जो जील नेल्सन जो स्टेनिंग होती है, जील नेल्सन स्टेनिंग, AFB एसिड फास्ट बेसिलाई देखने के लिए. बेसिलाई कौन सा,
ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई देखने के लिए करते हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस तो के बैक्टीरिया तो नहीं है, बेसिलाई तो नहीं है, इसके लिए इसकी AFB स्टेनिंग भी करते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में जब हमको डिटेक्ट करना है ट्यूबरक्लोसिस, तो हम इसके लिए AFB स्टेनिंग यानी ZN स्टेनिंग करेंगे। और अगर हमको मैलिग्नेंसी देखना है या हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखना है तो हम उसकी कौन सी स्टेनिंग करेंगे, या तो जिम्सा या तो लिशमन या तो राइट, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक स्टेनिंग हम इसको करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर कैसे प्रिपेयर करते हैं, एस्पिरेट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डालेंगे स्लाइड के ऊपर और उसमें से जो ब्लड है, ब्लड को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमको उसकी स्लाइड बनाना है, स्मीयर बनाना है, स्मीयर को ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद हम उसको हमको मेथनॉल से फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद तीनों में से कोई भी एक स्टेनिंग करनी है इसकी माइक्रोस्कोपी करने के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टेनिंग प्रोसीजर। अब हम देख रहे हैं जिम्सा स्टेनिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन के बाद मैंने आपको बताया स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर प्रिपरेशन के बाद हम देखेंगे, स्मीयर बनने के बाद हम स्टेनिंग देखेंगे। तो स्टेनिंग में से मैंने आपको बताया जिम्सा, लिशमन और राइट स्टेनिंग, है ना। अब उसमें से हम सिर्फ देखेंगे जिम्सा स्टेनिंग के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। कोई भी एक स्टेनिंग के बारे में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जिम्सा स्टेनिंग के बारे में समझते हैं। जिम्सा स्टेनिंग का सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल। कोई भी स्टेनिंग करने के पहले हमको ये देखना है कि उसका सिद्धांत, किस सिद्धांत पे वो काम करती है, यानी किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है, क्या होने से उसमें चीजें चेंजेस होती हैं और वो स्टेनिंग में सेल्स उसको कलर देती है, ठीक है। तो हम उसका सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे। अजियोर एंड मिथाइल ब्लू, क्या होता है, अजियोर जो होता है, अजियोर केमिकल और मिथाइल ब्लू। अब बेसिक डाई, एक बेसिक डाई होती है, अजियोर और मिथाइल ब्लू को क्या बोलते हैं, बेसिक डाई बोलते हैं। बेसिक डाई बाइंड्स, इसके साथ बाइंड होती है टू द एसिड एंड न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग ब्लू पर्पल। एसिड के साथ बाइंड होते हैं ये दोनों, और न्यूक्लियो क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस जो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर देता है, ठीक है, ब्लू कलर। इयोसिन इज एन एसिडिक डाई, इयोसिन क्या होती है, एक एसिडिक डाई होती है। और अजियोर और मिथाइल ब्लू क्या होता है, बेसिक डाई होती है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस को क्या देते हैं, ब्लू और पर्पल कलर देते हैं। और जो इयोसिन होता है इसके अंदर, वो क्या होता है, एसिडिक डाई होता है, एसिड डाई दैट इज अट्रैक्टेड टू साइटोप्लाज्म, जो कि किससे अट्रैक्ट होता है, साइटोप्लाज्म से अट्रैक्ट होता है ये। एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, और साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, उससे अट्रैक्ट होता है, साइटोप्लाज्म से अट्रैक्ट होता है। साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उससे अट्रैक्ट होता है। विच आर एल्कलाइन, जो कि क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। एल्कलाइन प्रोड्यूसिंग रेड एंड ऑरेंज कलरेशन, यानी रेड और ऑरेंज क्या करता है, ये कलर करता है, कलरेशन यानी कलर देना, क्या करता है, रेड और ऑरेंज कलरेशन करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, अजियोर और मिथाइलिन ब्लू क्या होते हैं, बेसिक डाई होती है, जो कि क्या करती है, बाइंड करती है न्यूक्लियस से, और कौन सा कलर देती है, ब्लू और पर्पल कलर देती है। इयोसिन क्या होती है, एक एसिडिक डाई होती है, जो कि बाइंड करती है, अट्रैक्ट होती है साइटोप्लाज्म से और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से, जो कि अल्कलाइन होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेड और ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करते हैं सेल्स में, ठीक है। अब मैंने आपको इसका प्रिंसिपल बता दिया। अब प्रोसीजर इधर लिख के नहीं बताऊंगा, प्रोसीजर मैं आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। तो जिम्सा प्रोसीजर सिर्फ एक लाइन की प्रोसीजर है इसकी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर में क्या होता है, जिम्सा स्टेनिंग है। जिम्सा स्टेनिंग आपके पास जो प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है, जो पहले से प्रिपेयर करके रखा गया है आपके पास, वो सोल्यूशन लाएंगे हम। लाने के बाद क्या होगा, आपके पास जो स्मीयर है, स्मीयर पहले से बना हुआ रखा है, मिथेनॉल या अल्कोहल में फिक्स करके स्मीयर को रखा है, उसको ड्राई करके रखा है, क्लीन करके रखा है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ पोर करना है, यानी जो स्लाइड के ऊपर क्या डालना है, हमको जिम्सा स्टेनिंग डालना है। इतनी डालना है जिम्सा स्टेनिंग, उसके ऊपर इतना डालना है, इतना अमाउंट में कि पूरी स्लाइड जो है आपकी कवर हो जाए, ठीक है। कितना डालेंगे जिम्सा स्टेनिंग, इतना डालेंगे जिससे आपकी स्लाइड जो है पूरी कवर हो जाए। कितना जिम्सा स्टेनिंग डालेंगे, 5% जिम्सा स्टेन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 5% होता है जिम्सा स्टेनिंग का जो कंसंट्रेशन होता है वो 5% होता है ना। 100% जिम्सा स्टेनिंग नहीं रहता है, वो 5% रहता है। तो 5% हम जिम्सा स्टेनिंग डालेंगे, कितनी देर के लिए, 20 to 30 मिनट्स के लिए, यानी 20 से 30 मिनट के लिए, यानी आधे घंटे के लिए क्या कर देंगे, हम स्लाइड के ऊपर जिम्सा स्टेन डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। आधे घंटे के बाद क्या करेंगे, उसको ड्रेन कर देंगे, स्लाइड को ड्रेन कर देंगे, यानी उसमें से हम पूरा जो स्टेनिंग हटा देंगे। हटाने के बाद इसको हम उसको वॉश करेंगे। कैसे वॉश करेंगे, टैप वाटर में या प्लेन वाटर में हम उसको डिप करके निकालेंगे। डिप करके निकालने से क्या होगी, उसकी वॉशिंग हो जाएगी। और एक बार क्या करेंगे, लास्ट में अल्कोहल से निकाल के
उसको अल्कोहल में डाल के फिर निकाल देंगे, तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कलरेशन है वो रिमूव हो जाएगा सेल्स में से, ठीक है। इतनी सी प्रोसेस थी जिम्सा स्टेनिंग की। अब स्टेनिंग करने के बाद हमको क्या चीजें देखने को मिलती है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। सेल्स अपीयर लाइक, यानी सेल कैसे दिखेंगे उसके अंदर, क्योंकि हमने बोन मैरो एस्पिरेशन किया है, तो बोन मैरो वो जगह होती है जहाँ पे आपका ल्यूकोपोइसिस ल्यूकोसाइट यानी WBC का प्रोडक्शन होता है, एरिथ्रोपोइसिस होता है यानी आपका एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन होता है। सारी जो जननी होती है, जो सारा जो प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी के सेल्स का, ब्लड सेल्स का, वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो में का जो हमने स्लाइड बनाया है, इसलिए हम बोन मैरो जब स्लाइड बनाते हैं तो हमको सारी प्रकार की एवरी काइंड ऑफ सेल्स हम उसमें देख पाते हैं। तो कौन कौन सी सेल दिखेगी हमको, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की स्टेनिंग कौन से कलर की होगी, पिंक कलर का स्टेन दिखेगा। आरबीसी जिम्सा स्टेनिंग करते हैं तो आरबीसी कौन सा कलर का दिखता है, पिंक कलर का दिखता है। न्यूट्रोफिल कौन सा होता है, एक WBC का सब टाइप है। WBC के अंदर जो ग्रेन्युलोकोसाइट्स WBC होती है उसके अंदर क्या आता है, नहीं अग्रेन्युलोकोसाइट्स में क्या आता है, WBC आता है, न्यूट्रोफिल आता है, तो जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल ये काय में आते हैं, ग्रेन्युलोकोसाइट्स में आते हैं, ठीक है। तो पर्पल रेड कलर देगा न्यूक्लियस इसका, न्यूट्रोफिल का कौन सा न्यूक्लियस कलर को कौन सा देता है, पर्पल या रेड कलर का न्यूक्लियस होता है जिम्सा स्टेनिंग करने के बाद। और पिंक कलर का साइटोप्लाज्म होता है, कौन सा कलर का होता है साइटोप्लाज्म, पिंक कलर का। न्यूट्रोफिल कौन सा कलर देगा जिम्सा स्टेनिंग करने के बाद, पर्पल या रेड कलर का न्यूक्लियस होगा इसका और पिंक कलर का साइटोप्लाज्म होगा। इसिनोफिल ब्लू या पर्पल कलर का इसका न्यूक्लियस होगा, कौन से कलर का इसिनोफिल में कौन से कलर का न्यूक्लियस होता है, ब्लू या पर्पल कलर का न्यूक्लियस होता है, नहीं होएगा जिम्सा स्टेनिंग करने के बाद, ठीक है। जिम्सा स्टेनिंग करने से इसके ये कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई और स्टेनिंग करोगे तो शायद दूसरे कलर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जिम्सा स्टेनिंग करने के बाद इसके ये कलर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये मत दिमाग में बिठा लेना कि इनके कलर ही यही होते हैं, ठीक है, इनके कलर ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये तो इनके कलर ही नहीं होता है, इसलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेड कलर का दिखता है, ठीक है। इनका जो नेचुरल कलर ये है, ठीक है। पर स्टेनिंग के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेनिंग इनको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देता है। तो जिम्सा स्टेनिंग इनको ये कलर दे रहा है, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, ठीक है। तो इसिनोफिल कौन सा कलर देता है जिम्सा स्टेनिंग करने के बाद, ब्लू और पर्पल कलर देता है इसका न्यूक्लियस। एंड पेल साइटोप्लाज्म, जो इसका साइटोप्लाज्म रहता है हल्के कलर का रहता है, ठीक है, हल्के गाढ़े कलर का रहता है पेल साइटोप्लाज्म। एंड ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स, इसके जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं ऑरेंज या रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है, इसिनोफिल में। बेसोफिल में क्या होता है, पर्पल कलर का न्यूक्लियस दिखता है एंड ब्लूइश कलर के ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो पर्पल कलर का दिखेगा और इसके जो ग्रेन्यूल्स रहेंगे वो क्या दिखेंगे, ब्लूइश कलर के दिखेंगे बेसोफिल में, ठीक है। अब हम देखेंगे अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। तो लिम्फोसाइट में क्या रहेगा, लिम्फोसाइट देगा डार्क कलर का न्यूक्लियस एंड लाइट ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, डार्क कलर करता है न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म रहता है वो लाइट ब्लू कलर देता है, ठीक है। मोनोसाइट में क्या होगा, पर्पल कलर का न्यूक्लियस होगा एंड पिंक कलर का साइटोप्लाज्म होगा। कौन से कलर का न्यूक्लियस होगा, पर्पल कलर का न्यूक्लियस और पिंक कलर का साइटोप्लाज्म, ये आएगा मोनोसाइट में। और लास्ट बचा प्लेटिलेट, जो लास्ट सेलुलर कंपोनेंट जाता है वो कौन सा है, होता है प्लेटिलेट। प्लेटिलेट क्या शो करता है, पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स शो करता है, क्योंकि प्लेटिलेट में क्या न्यूक्लियस तो होता नहीं, ना ही प्लेटिलेट में न्यूक्लियस होता है ना ही आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट में, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ पिंक कलर दे रहा है और प्लेटिलेट के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि क्या दे रहे हैं, पर्पल कलर देते हैं। तो ये था सेलुलर जो इसके सेल्स है इस तरीके के कलर देते हैं जिम्सा स्टेनिंग करने से। इसका मैंने प्रिंसिपल बताया, प्रोसीजर सिंपल है। स्टेनिंग प्रिपेयर होने के बाद स्मीयर जो आपका प्रिपेयर है फिक्स करने के बाद डायरेक्ट इसमें क्या डालो, जिम्सा 5% जिम्सा डालो, पूरा पोर कर दो जिससे पूरी स्लाइड ऊपर तक भर जाए, पूरी कवर रहे, 20 से 30 मिनट तक रखो, उसको वॉश करो। वॉश करने के बाद इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। माउंटिंग करने के बाद हम इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी करने में ये सारी चीजें हमको दिखती है और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स जो है पैथोलॉजिस्ट उसकी पता लगा के क्या देखता है, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई एनीमिया तो नहीं है किसी प्रकार का, वो चीज हम क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में देखते हैं। ये था आज का हमारा पूरा क्लास। बोन मैरो एस्पिरेशन हमने देखा, बोन मैरो एस्पिरेट कैसे करते हैं, बोन मैरो का स्मीयर प्रिपरेशन देखा, कैसे स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, और बोन मैरो की हमने स्टेनिंग देखा, यानी उसकी स्टेनिंग कैसे करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है।